नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के मशहूर वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज रियासत महाराष्ट्र के दौरे में ज़िले नांदेड़ के न्यू मोंडा ग्राउंड में मुनक़दा एक तकरीब में हिस्सा लिया और रियासती हुकूमत की बहुत सारी स्कीम्स वहां पर गिनवाई और बतलाया कि ये वो वाहिद हुकूमत है जिसने पिछड़े तबक़ात के रोज़गार के लिए गडेरियों को भी खाली नहीं छोड़ा और सब्सिडी पर बकरे मुहैया करवा रही है। साथ ही तुलबा के लिए 5-5 एकड़ अराजी के साथ साथ 5-5 करोड़ का बजट भी मुहैया किया गया है ताकि उससे तुलबा के लिए वेलफेयर बिल्डिंग्स की तामीर मुमकिन हो सके। इस मौके पर महाराष्ट्र के बहुत सारे मशहूर लीडर्स के साथ साथ अशोक राव जी चौहान भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मजलिसी हल्के मलकपेट में वेंकटाद्री कॉलोनी के घर में कल रात अचानक एक LPG सिलेंडर के ब्लास्ट होने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से अतराफ व अकनाफ के इलाकों में दहशतगर्दी के बम की तरह हलचल मच गई। धमाके में घर के 4 मकीन लक्ष्मैया, यादम्मा, मुकेश, तेजस्विनी वगैरह शदीद जख्मी हुए, जिन्हें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस बुक करके बतलाया कि शायद गैस की लीकेज की वजह से यह हादसा पेश आया। तहकीकात जारी हैं। అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 12:30 ప్రాంతంలో మలక్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆస్మాన్గఢ్లో నివాసం ఉంటున్న ఒక ఆటో డ్రైవర్ అతను చిన్న సర్వెంట్ క్వార్టర్లో యజమాని ఇంట్లో చిన్న ఒకటే రూమ్లో అద్దెకుంటున్నాడు. ఆ రూమ్లో అతను ఒక గ్యాస్ లీకేజ్ కావడం మూలన ఒక బ్లాస్ట్ లాంటిది జరిగింది. ఆ బ్లాస్ట్లో హై ఎక్స్ప్లోజివ్ గ్యాసెస్ వల్ల గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, విండో పెయిన్స్, కిటికీ అద్దాలు, తర్వాత బయట ఉన్న డోర్లు, వీటన్నీ కూడా విధ్వంసానికి బాగా ధ్వంసమైపోయినాయి. దాన్ని చూస్తే ఏదో పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అయితే మా ఎక్స్పర్ట్స్ని, క్లూస్ టీమ్ వాళ్ళని, డాక్టర్ వెంకన్న వీళ్ళందరూ కూడా సీన్ కంప్లీట్గా ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత ఇది LPG గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత అది సెటిల్ డౌన్ అయి ఉంటుంది. అయితే అదే రూమ్లో రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఫ్రిడ్జ్ ఉండడం మూలన ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే థర్మోస్టాట్ ఉంటుంది టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఆ థర్మోస్టాట్ ఫ్రిడ్జ్ వెనక భాగంలో ఉండే సిలిండర్ వెనకాల కంప్రెసర్ దగ్గర థర్మోస్టాట్ స్విచ్ అప్పుడప్పుడు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్పార్క్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఆ చిన్న స్పార్క్ వల్ల ఈ LPG క్యాచ్ చేయడం, తర్వాత ఇది ఇంపాక్ట్ కంప్లీట్గా ఒక V షేప్లో వెళ్తుంది. ఇంపాక్ట్ పోర్షన్ నుంచి ఒకటి లోపలికి, ఒకటి బయటికి వెళ్ళింది. అది బయటికి వెళ్ళిన ఇతని గోడ మొత్తం కూడా గ్లాస్ వాల్ ఉందన్నమాట. ఈ చిన్న రూమ్కి గ్లాస్ వాల్, గ్లాస్ విండో ఇవన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళడం. ఆ హై వెలాసిటీ గ్యాస్ అంటే ఒకదానికి 1:6 టైమ్స్, అంటే ఒక సెకండ్కి 6000 మీటర్ల స్పీడ్తో ఉంటుంది ఈ గ్యాస్. దానివల్ల చుట్టుపక్కల ఉండే బిల్డింగ్స్ సంబంధించిన అద్దాల ఇవి కూడా, కిటికీలు కూడా ధ్వంసం కావడం జరిగింది. ఇది చూస్తే ఏదో పెద్ద విధ్వంసం జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ కంప్లీట్గా ఇది ప్రమాదమనే నిర్ధారించడం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 4 ఇంజూర్ అయ్యారు. భార్య, భర్త, తర్వాత వాళ్ళ మనవళ్ళు 2 కూడా ఇంజూర్ అయ్యారు. వాళ్ళందరూ కూడా గాంధీ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు కోలుకుంటున్నారు. तेलंगाना के बहुजन अलायंस के जिम्मेदारों ने आज एक इजलास में बतलाया कि अरसे दराज से SC, ST और BC तबकात के मसाइल को हल करवाने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की जा रही थी। इसके बावजूद भी कहीं से भी अभी तक कोई अच्छा रिस्पांस इन तबकात के फेवर में नहीं आया है। लिहाजा तय किया गया है कि एहतजाज को मुनज़्ज़म बनाने के लिए शहर हैदराबाद के एबिड्स इलाके में वाक़ एक फंक्शन हॉल में अनक़रीब बहुजन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का प्लान तैयार किया गया है, जिसे मुखातिब करने के लिए हामी भर लिए हैं एंथोनी राज थुम्मा, रविंदर वाघमारे, प्रोफेसर G विनोद कुमार, डॉक्टर N कुमार वगैरह वगैरह। जो बहुजन अलायंस मीटिंग, बहुजन सम्मेलन कर दिया, ये सम्मेलन का ज़रूरत है। क्यों बोले तो ये भारत बहुजन का है। ये बहुजन समाज 93% है। ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज और दूसरा समाज 7% है। Since 72 years they are ruling this country. We must oppose the Brahman ruling which is dividing us.
మనలందరినీ భారత బహుజనులందరినీ విడగొడుతూ వాళ్ళు ఈ దేశంలో పరిపాలన చేస్తున్నారు. దే आर रूलिंग दिस कंट्री बाय डिवाइडिंग अस. इसीलिए पूरा बहुजन को इकट्ठा करना है. पूरा बहुजन को इकट्ठा करके ये बहुजन समाज निर्माण करना है. ये बहुजन समाज सत्ता में आना है. ये सत्ता में आने तो ये NPR, ये NRC, ये पूरा इसको निकाल कर सकते. हम सत्ता में आना है. सत्ता में आके ये पूरा ये ब्लैक ये ड्रैकोनियस लॉस NPR, CAA, NRC which is against of the constitution and constitutional values and constitutional principles. इसीलिए ये बहुजन को जुड़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम चल रहे. ये प्रोग्राम आगे गली गली में जाना है. क्यों बोले तो ये गली गली में ये ब्राह्मणवाद हम बहुजन समाज को डिवाइड करके दे आर रूलिंग इन द नेम ऑफ हिंदुइज्म. वी आर आदि हिंदूस. वी आर आदि. ये भारत हमारा है. ये वी आर आदि हिंदू. वी आर सिंधुस है. वी आर आदि हिंदूस है. ये पूरा ये देश हमारा है. ये देश का मकसद हमारा है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान लिखा है हमारा आदमी है. बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है. ये ब्राह्मणवादी विदेशी है. विदेशी से आया ये लोग. ये आके इधर रूल कर रहे. हम रूल करके हम ये भारत को सेव करेंगे. ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को सेव करेंगे. ये रिजर्वेशन को सेव करेंगे. ये माइनॉरिटी को SC ST BC माइनॉरिटी को पूरा लोगों को सेव करने हमारा मकसद है. इसीलिए ये प्रोग्राम बना दिया. आगे दिन में पूरा हैदराबाद में, पूरा साउथ इंडिया में, पूरा देश में ये प्रोग्राम करेंगे. तो RSS वाला, BJP वाला, ये NPC, NRC और CAA, we are condemning all these draconian laws. Also we are condemning their hate speeches, their communal violence in Delhi. We are also condemning the division between the religion. We are uniting all people and we are making the constitutional value peace and harmony. That is the Naya Bharat. Naya Bharat should be based on liberty, equality, fraternity and justice. That is only संविधान. Thank you. तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के मुल्क के करोड़ों दानिशवरों की जानिब से मुल्क दुश्मन साबित कर दिए जाने वाले मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में एहतजाज के लिए बनाई गई जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज हालिया बीजेपी के जीत वाले पार्लिमानी हल्के करीमनगर का दौरा करते हुए वहां की एक मशहूर होटल में मुनक़िद की गई एक एहतजाजी मीटिंग में हिस्सा लिया और रियासत तेलंगाना में NPR को लागू किए जाने वाले माहौल के चलते इसके नुकसानात से सभी को वाकिफ करवाया. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो समझिए कि उनको फिर से नागरिकता देने का काम करेगा. लेकिन NPR हो या NRC हो, ये पूरे मुल्क के लिए डेंजर है और इसमें 70 साल के बाद आप इस मुल्क के शहरियों से उनकी नेशनलिटी का सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं. 1955 सिटीजनशिप एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिटीजनशिप की बात कही गई है वो बाय बर्थ सिटीज़न है. अगर किसी के माँ या बाप इंडियन है तो अगर बच्चा कहीं भी पैदा हुआ तो इसको इंडियन ट्रीट किया जाएगा. चाहे बाप इंडियन हो चाहे माँ इंडियन, कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई पैदा होता है तो वो इंडियन ट्रीट किया जाएगा. और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप को CAA के ज़रिए डिस्क्रिमिनेशन किया गया है. रिलीजियस ग्राउंड पर सिटीजनशिप देने की बात की गई. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में अगर माइनॉरिटीज़ पे अट्रॉसिटीज़ होते हैं तो उन अट्रॉसिटीज़ के हम भी ख़िलाफ़ हैं. लेकिन जो बिल लाया गया है CAA, उस बिल में बहुत क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई ये सारे रिलीजियस को मानने वालों को इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा एक्सेप्ट मुसलमान. तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ ये डिस्क्रिमिनेशन, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है. इस सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रिलीजियस के ग्राउंड पर कोई सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए. दुनिया में सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जिसको हम इसराइल कहते हैं.
इसराइल में रिलीजियस के ग्राउंड पर सिटीजनशिप दी जाती है, लेकिन इंडिया में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि 2019 में CAA पार्लियामेंट में पास हुआ और डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर पास हुआ, और यहाँ पर समझिए कि रिलीजियस के ग्राउंड पर सिटीजनशिप दी गई। लेकिन इस वक्त असल मसला जो तेलंगाना में हमारे सामने है वो NPR का मसला है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का मसला है। एक्चुअली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन पर हर वक्त सेंसस, हर एवरी ईयर 10 ईयर के बाद जो सेंसस होता है वो सेंसस में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का भी काम होता है, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन में सिर्फ हेड काउंट होता है। उसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपके बाबा कहाँ पैदा हुए, आपके बाबा क्या समझिए कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का है, आपकी अम्मा बाबा की मैरिज कहाँ हुई। ये सिटीजनशिप के ताल्लुक से क्वेश्चंस नहीं किए जाते, सिर्फ समझिए कि साहब एक हेड काउंट होता है, हेड काउंट की बुनियाद पर सर्वे भी सेंसस भी होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में और फिर पार्लियामेंट के बाहर रेगुलर पब्लिक मीटिंग्स में ये कहा है कि NPR इज़ ए फर्स्ट स्टेप ऑफ द NRC, और उसके साथ होम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि मुल्क के एक एक इंच पर NPR होगा, NRC होगा। तो NRC होने के माने ये हैं कि आप समझिए कि सिटीजनशिप से एक बड़ी तादाद को बाहर निकालना चाहते हैं। बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के ताल्लुक से क्लैरिटी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट से कोई सिटीजन बनता है। पासपोर्ट को कहा गया कि इट्स ए ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड को कहा गया कि इट्स ए फूड सर्टिफिकेट, और उसी तरह लाइट और नल के बिल को कहा गया कि दिस इज रेजिडेंशियल समझिए कि प्रूफ। अब उसके बाद आधार को कहा गया कि ये आइडेंटिफिकेशन है आपका, दिस इज ओनली आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, नॉट ए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। कोई समझे कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं है। तो सिटीजनशिप के सर्टिफिकेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई क्लैरिटी नहीं है। 1955 सिटीजनशिप एक्ट बहुत क्लियर है कि सिटीजन किसको कहा जाएगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो RSS के इशारे पर काम करती है, जो RSS के एजेंडे को इस कंट्री में लागू करना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी सिटीजनशिप में भी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, सिटीजनशिप में रिलीजियस की बात कर रही है। इस वजह से सारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। मैं करीमनगर की जॉइंट एक्शन कमेटी को मुबारकबाद देता हूं कि करीमनगर की जॉइंट एक्शन कमेटी ने बहुत समझिए कि यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट समझिए कि पैदा किया है, और ये ब्लैक लॉस के खिलाफ एक बड़े मूवमेंट के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये मार्च का मंथ जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये समझती है कि मार्च का मूवमेंट बहुत क्रूशियल है, इस वजह से कि जितना प्रोटेस्ट हमने किया है उस प्रोटेस्ट का ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 1 अप्रैल से NPR और NRC के लिए काम शुरू होगा सेंसस के नाम पर। हमारे चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि NPR को हटाकर हम सेंसस का समझिए काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डायरेक्टिव को, वो नेचर ऑफ डायरेक्टिव को चेंज करे। आप स्टे कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्टे कर सकती है, लेकिन नेचर ऑफ ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकती। यानी नेचर ऑफ ऑर्डर ये है कि सेंसस 2021 अलॉन्ग विथ NPR, तो जब अलॉन्ग विथ NPR है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पर NPR को हटाकर सेंसस नहीं कर सकती। दूसरे बहुत सारे स्टेट्स कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि NPR के लिए आप जो क्वेश्चन का फॉर्मेट लाए हैं वो 2010 का फॉर्मेट अगर समझिए आप दें तो हम अपने स्टेट में NPR और सेंसस को स्टार्ट लेंगे। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम NPR को हटाकर सेंसस लेंगे, तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ये पब्लिक को धोखा देने वाली बात है। ये कि आप नेचर ऑफ ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जवाब दे कि NPR हम पूरे कंट्री से हटा रहे हैं। तेलंगाना कोई स्पेशल स्टेट नहीं है कि तेलंगाना में NPR को हटाकर सेंसस हो जाए।
और दूसरे स्टेट्स में जैसे कर्नाटक है और दूसरे स्टेट्स है वहाँ पर अलॉन्ग विथ एनपीआर हो, ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी के साथ ही सेंसस होगा। तो आप जब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्लैरिटी के साथ एनपीआर को बैन नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट में सेंसस का काम भी नहीं होना चाहिए। मैं अपील कर रहा हूँ सिटीजन ऑफ समझिए कि करीमनगर से कि वो जो 1 अप्रैल से सेंसस का समझिए प्रोसेस शुरू होने वाला है, जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम एनपीआर को हटाकर सेंसस करेंगे, ये एनपीआर भी है सेंसस भी है, तो इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कि अगर वंस आप एनपीआर में पार्टिसिपेशन आपका हो गया तो एनपीआर में पार्टिसिपेशन होने के बाद हो सकता है कि यू आर ए डाउटफुल सिटीजन। और एक मजाक ये है कि हमारी सिटीजनशिप को डिसाइड करने के लिए एमआरओ रैंक के आदमी को समझिए पावर दिए गए हैं। एमआरओ एनपीआर के लिए डिजिटल समझिए एनपीआर के लिए खाली क्वेश्चंस करेगा और न्यूमरेटर आएगा और क्वेश्चन करेगा, चले जाएगा। उसके बाद जब आप लिस्टिंग होगी, उस लिस्टिंग में हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाए, और वंस यू आर ए डाउटफुल सिटीजन तो आपका वोटिंग राइट चले जाएगा। और उसके बाद फिर आपके पास नोटिसेस आएंगे, नोटिसेस का आपको थ्रू लॉयर जवाब देना पड़ेगा, पूरे पेपर्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो सबमिट करने के बाद भी आपकी नेशनलिटी बाकी रहती है या नहीं रहती है, देयर इज नो गारंटी। इस वजह से कि आसाम में ऐसे हुआ है। ये गवर्नमेंट आपको समझिए कि आपके डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर आपको नेशनलिटी नहीं दे रही है, आपके नाम की बुनियाद पर, आपके चेहरे की बुनियाद पर नेशनलिटी देने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है। आसाम में जो हुआ, आसाम में फखरुद्दीन अली अहमद की फैमिली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी फैमिली को समझिए कि नॉन इंडियन करार दिया गया, एनआरसी से बाहर कर दिया गया। उसी तरह अनवरा तैमूर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम रह चुकी हैं, उनकी फैमिली को भी कहा गया कि आप सिटीजनशिप से बाहर हैं। उसी तरह सनाउल्ला जो कारगिल वॉर में समझिए कि जिसको रिवॉर्ड मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सनाउल्ला और उनकी फैमिली को भी ये कहा गया कि यू आर नॉट ए इंडियन सिटीजन। सनाउल्ला ने ट्रिब्यूनल के सामने, जो सिटीजनशिप को डिसाइड करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया, उस ट्रिब्यूनल के सामने सनाउल्ला ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिवॉर्ड को सामने रखा। ये सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिवॉर्ड को सामने रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन ट्रिब्यूनल के ताल्लुक से है, वो ये है कि जो ट्रिब्यूनल ऑफिसर है या जज है, वो अपने तौर पर रूल्स और रेगुलेशन सिटीजनशिप के फ्रेम करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक उस सनाउल्ला के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दिए हुए सर्टिफिकेट को भी ट्रिब्यूनल ऑफिसर ने ये कहा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट हम नहीं मानते, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आके एविडेंस देंगे तब हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये समझिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पैदा किए हैं। और एक्चुअल ये लड़ाई बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान वर्सेस लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। हर एक को पेपर दाखिल करना पड़ेगा, हर समझिए कि इस मुल्क के सिटीजन को पेपर दाखिल करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी ऑफ दी समझिए कि साहब नॉन मुस्लिम आसाम में एनआरसी से बाहर हो गए, मेजॉरिटी ऑफ दी नॉन मुस्लिम, तो हर एक को पेपर दाखिल करना पड़ेगा। इस वजह से ये लड़ाई में दलित भी है, आदिवासी भी है और पिछड़ा वर्ग भी है, सब तमाम समझिए पूरा इंडिया इस लड़ाई के खिलाफ खड़ा हुआ है। सिर्फ मोदी और अमित शाह इस वक्त अकेले हो गए हैं। ये कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं, कंट्री में कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं। कंट्री की जो एकता है, जो मोहब्बत है, गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू और मुसलमान जिस प्यार और मोहब्बत से इस मुल्क में रहे, उसको समझिए ये तोड़ना चाहते हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ये ब्लैक लॉस, चाहे वो सीएए हो, चाहे एनपीआर हो या एनआरसी हो, ये तीनों लॉस को रोल बैक नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं फिर करीमनगर के इस समझिए कि यहाँ से अपील कर रहा हूँ कि आप NPR और सेंसस ये दोनों को स्टे लगाएं और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव विदाउट NPR आता है तो आप डेफिनेटली सर्वे करें, हम सब मिलकर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासत तेलंगाना के साथ साथ ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद के कई भरे पूरे इलाकों में सेल फोन्स की छीना झपटी और चेन स्नैचिंग के सैकड़ों हादसा रोनुमा होते ही रहे थे। केसेस भी बुक किए गए, कुछ ही का रिस्पांस मिला, बाकी के लिए चोरों ने ईद मनाई। और आज तो भरे पूरे माहौल में इन उचक्कों ने धूम ही मचा कर रख दी और महकमे पुलिस के CCS के पास वाले इलाके नामपल्ली पब्लिक गार्डन की भरी पूरी सड़क पर दिन दहाड़े एक शख्स के हाथों से 2 व्हीलर पर आए 2 उचक्कों ने अचानक मोबाइल छीनकर फरारी अख्तियार कर ली। बतलाया गया है कि मुंबई से कारोबार के सिलसिले में आने वाले इस शख्स, जिसका नाम नजमुल हसन बतलाया गया है, वो वहां रुककर अपनी कार का इंतजार कर रहा था। बाद अज़ां इसकी इत्तला पुलिस को दी गई और DCP विश्व प्रसाद और एडिशनल इंस्पेक्टर सैफाबाद ने वहां पहुंचकर तब तहकीकात शुरू की जब चुड़ियां खेत चुग चुकी थी। मोबाइल मैं होटल बुक किया जस्ट, बुक करने के बाद मैं मोबाइल रिसीव अपलोड करने के बाद मैं जेब में डालने जा रहा था, वो छीन के लेके गया था। कौन लोग थे वो? जो बंदा था 18 से 22 इयर्स का बीच में है उम्र, और एक स्कूटी था, 2 बंदा था और डार्क कलर का कपड़ा पहना था। 2 बंदे थे। आप कहाँ के आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। यहाँ क्या कर रहे थे? गारमेंट्स सेलिंग के लिए। अच्छा, तो यहाँ से जा रहे थे आप? जी सर। तो आप पैदल जा रहे थे या? जी सर, पैदल जा रहा था। हाँ, आपका नाम क्या है? नजमुल हुसैन। नजमुल हुसैन। आप कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई से। मुंबई से। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग। एक ही गाड़ी था वो लोग? एक ही गाड़ी। एक्टिवा था? एक्टिवा एग्जैक्ट मालूम नहीं है, जो भी स्कूटी है। स्कूटी है। आपको क्या लेके गए आप? मोबाइल लेके गए, EMI का मोबाइल। हाँ, लाइट ब्लू कलर की है। शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बखैर खूबी 62 साल मुकम्मल हो जाने की खुशी में आज शहर हैदराबाद के हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने भी वहां पर पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर मजलिस के कई कॉरपोरेटर्स, कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी उनके साथ साथ वहां पर मौजूद रहे। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज एक खुसूसी प्रोग्राम वॉकेथन फॉर अर्ली इंटरवेंशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसे सिकंदराबाद के मशहूर ज़माना डॉक्टर राउज ENT की जानिब से
TAS, LPA और WHO के इश्तिराक से सिकंदराबाद की KPHB कॉलोनी में एक अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम करने के सिलसिले में एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अवामी सेहत को बरकरार रखने के कई फार्मूलाज अवाम को बतलाए गए। हमारे मुल्क भारत के साथ साथ सारी दुनिया में शोहरत पा जाने वाली शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुलीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 62 साल मुकम्मल हो जाने की मसरत में आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस के दूसरे मजबूत सुतून अकबरुद्दीन अवैसी और सारे पार्टी MLAs व कॉरपोरेटर्स के हमरा आज हेडक्वार्टर में पार्टी का झंडा लहराया और इस मौके पर पार्टी की तारीख पेश करते हुए मौजूदा हालात पर तफसीली जायजा भी अवाम के सामने लाया। और अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए इन मजलूमों की मायूसी को दूर कीजिए, इनकी परेशानियों को दूर कीजिए, इनकी मुसीबत को दूर करिए, लेकिन कोई तैयार नहीं था। हर दर से, हर दरवाजे से, हर दरवाजे पर दस्तक दी गई, आवाज दी गई, लेकिन किसी ने इस आवाज पर तवज्जो नहीं दी और उस आवाज को मायूस लौटना पड़ा। तो आखिरी उम्मीदगाह और एक आवाज मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी फक्र मिल्लत अलैहि रहमा के दिल व दिमाग से भी टकराई और फरियादियों ने अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दरखास्त मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब तक पहुंचाई। तो मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने वो आने वाली आवाज, वो पहुंचने वाली फरियाद, वो खौफ और मायूसी में डूबी हुई वो फरियाद, वो लड़खड़ाती हुई आवाजें, वो खौफ में मुब्तला वो आवाजें, वो उम्मीद को मायूस नहीं किया, बल्कि उस आवाज पर अपनी रजामंदी का इजहार किया और कहा कि हां, मैं तैयार हूं इस मजलूम कौम की क़यादत का कांटों भरा ताज अपने सर पर पहनने के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया करूंगा। और जब ये बात को कबूल किया तो बड़े ही परेशान कुन सूरत हाल थी उस वक्त की सरजमीन दखन की, लेकिन उन हालात की परवाह किए बगैर फख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने हां कहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हो अमल में आया। और 2 मार्च का वो दिन, वो तारीखी दिन जिस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ, फिसलवंडे में मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब का बाग आपकी क़यामगाह थी। वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शानदार जलसा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिया का ऐलान हुआ। कई लोग जो फरियाद लेकर आए थे, जो दरखास्त लेकर आए थे, इल्तिजा लेकर आए थे, A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट
फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।